हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस। जो बीएचयू एंट्रेंस लेता था अपना खुद के लिए, खुद का एमए हिस्ट्री का, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एमए हिस्ट्री के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देता था, ये आपका 2019 का पेपर है। इससे पहले हमने 2020, 2021 ये इसके पेपर देख चुके हैं। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी पेपर देखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, और भी बहुत सारे PYQ सीरीज आपको कराया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके PYQ सीरीज के देख सकते हैं, काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरी बात बता दें, ये जो भी क्वेश्चंस है वो आपके CUET PG, UGC नेट और जितने भी सेट हो या फिर UPSC BPSC जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये जो भी क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपका मिडवल हिस्ट्री से है, प्री मिडवल हिस्ट्री से, और ये पूछा हुआ है चचनामा के अनुवादक कौन थे। चचनामा के बारे में आप सभी जान रहे होंगे। चचनामा क्या था? चचनामा जो कि हम देखेंगे तो चचनामा सिंध का इतिहास था। ठीक है, सिंध का इतिहास। दूसरा, इससे किसकी जानकारी हमें मिलती है? तो सिंध पे जो अरब आक्रमण हुए थे उसकी जानकारी हमें इसी चचनामा से होती है। ठीक है, राजा दाहिर के समय जो अरब आक्रमण हुए थे उसकी जानकारी हमें इसी से मिलती है। कहा जाता है कि इसके जो लेखक है वो अज्ञात है, और बहुत सारे मतभेद भी है इसके लेखक को लेकर इतिहासकारों में। तो इसके अनुवादक को हमेशा पूछता है कि इसको किसने अनुवाद किया था। ठीक, ऑप्शन में आप अलबरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, अबू बकर कूफी, अबुल फजल देख रहे होंगे। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका सही आंसर अबू बकर कूफी है। अलबरूनी जो कि गजनवी के साथ भारत आए थे, इनकी रचना किताबुल हिंद है। किताब उल हिंद, जो कि काफ़ी फेमस रचना है, और बहुत इससे जो स्रोत है इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरा जियाउद्दीन बर्नी जो कि हम लोग देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो रचना है ये है इनका, पहला तो फतवा ए जहादीरी है, फतवा ए जहादारी, जहादारी। और दूसरी अगर रचना की बात करें तो तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही। ये तारीख फिरोज शाही नाम से दो लोगों ने जो है कि रचना की है। पहले तो बर्नी ने किया, और दूसरा अफीफ, शमसी सिराज अफीफ ने भी तारीख फिरोज शाही नाम से ये रचना की है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें अबुल फजल, तो अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। ये अकबर के 9 रत्नों, मुगल काल में जो मुगल शासक अकबर था, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे अबुल फजल। तो उन्होंने अकबरनामा लिखा है जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ये कुछ रचनाएं थी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो अनुवादक हैं वो अबू बकर कूफी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें कुल 120 क्वेश्चन देखने हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि इसमें दिया है कि कौन सा जो मैच पेयर है वो सही सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अबुल फजल आईने अकबरी बिल्कुल सही है। अबुल फजल ने ही आईने अकबरी कह ले, या फिर अकबरनामा, अकबरनामा का ही ये तीसरा भाग है। अकबरनामा का तीसरा भाग। ठीक है, आईने अकबरी कहलाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका जयदेव गीत गोविंद, ये भी बिल्कुल क्या है, सही सही मैच है। और ये भी क्या है, भास स्वप्नावास शुद्धता, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी इनकी रचना सही है। कालिदास मृच्छकटिकम बिल्कुल गलत है, कालिदास ने इसकी रचना नहीं की है। कौन किया है? इसकी रचना की है शूद्रक ने। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने किया है। कालिदास की अगर रचनाओं की बात करें तो इन्होंने ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये सारी रचना हमें किसकी देखने को मिलती है? तो कालिदास को देखने की मिलती है। ठीक है, गुप्त काल में काफ़ी फेमस है कालिदास, और चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, विक्रमादित्य थे, उनके ये 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, उनके दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से ये एक थे, और ये जो है कि कालिदास की रचना है मेघदूत, ऋतु संहार। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार ने सुप्रसिद्ध द लास्ट सपर पेंटिंग बनाई? ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और एक तरह से देखिए तो पुनर्जागरण काल से, यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था उससे। तो किसने द लास्ट सपर पेंटिंग बनाया है? तो इसको लियोनार्दो विंची। ठीक है, लियोनार्दो दी विंची, काफ़ी फेमस चित्रकार थे लियोनार्दो दी विंची। इन्होंने द लास्ट सपर, वेट, विंची है यहाँ पे, विंची, इन्होंने द लास्ट सपर नामक पुस्तक लिखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सही ऑप्शन है लियोनार्दो दी विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
चौथा क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया? जो चिश्ती सिलसिला था उसको किसने भारत में स्थापित किया था? तो इसमें देखिए निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पे जो चिश्ती संप्रदाय है इसके देखेंगे जो सूफी संत हुए हैं काफ़ी फेमस हुए हैं, और दिल्ली सल्तनत में ही देखेंगे इसके बारे में बहुत सारे हमें चिश्ती संतों के बारे में जानने को मिलता है, जिसमें से औलिया भी हैं। औलिया के बारे में भी बात करते हैं। तो इसके जो भारत में संस्थापक हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती है। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा ये पूछता है। औलिया के बारे में बता दें तो कहा जाता है कि ये जो औलिया थे वो कुल 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखे हैं। 7, कहीं-कहीं 8 भी देखने को मिलता है। तो 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखे हैं ये कार्यकाल, ठीक है? इन्होंने देखा है, और इनके जो प्रिय शिष्य थे वो कौन थे? अमीर खुसरो, चिराग देहलवी जिन्हें कहते हैं, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, नसरुद्दीन, ठीक। ये इनके प्रिय शिष्य थे, और कहा जाता है कि जब निजामुद्दीन औलिया की डेथ हुई थी उसके ठीक अगले दिन ही अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी, और इनके बगल में इनको दफनाया गया है। इनका जो एक फेमस कोट है वो क्या है? हुनूस दिल्ली दूरस्त, जिसे अब हम लोग जो है कि मुहावरे की तरह भी यूज करते हैं, हुनूस दिल्ली दूर अस्त। ये जो फेमस मतलब जो हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली अभी दूर है ये किसके बारे में कहा था इन्होंने? तो ये गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जब इन्हें ग्यासपुर दिल्ली, जहाँ पे इनका मकबरा है, गयासुद्दीन तुगलक जब इन्हें ग्यासपुर दिल्ली खाली करने के लिए बोलता है, तो कहते हैं निजामुद्दीन औलिया कि दिल्ली अभी दूर है। ये जो है कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पे जाता है और वहाँ से वापस लौटते समय ही जब लौटता है तो वो औलिया को एक फरमान भेजता है कि मेरे आने से पहले आप ग्यासपुर दिल्ली खाली कर दीजिए। तो औलिया कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, और देखते हैं कि जब वो आता है बंगाल अभियान से और उसके पुत्र की तरफ से जब अफ़गानपुर में जो है कि लकड़ी का महल बनाया जाता है, जिसे अफ़गानपुर घटना भी कहते हैं, और वो लकड़ी का जो वास्तुकार होता है महल का, वो अहमद अयाज होता है, और इसका पुत्र जौना खां कह लें या फिर मोहम्मद तुगलक, इसके जो है कि स्वागत के लिए उस महल का निर्माण कराता है। जैसे ही वो सिंहासन पे बैठता है, कहा जाता है कि वो महल जो है कि पूरा टूट के गिर जाता है, उसी में उसकी मौत हो जाती है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये उसका षड्यंत्र था, कुछ कहते हैं कि ये एक आकस्मिक घटना थी, तो इस पे लेके इतिहासकारों में मतभेद है। तो ये उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, क्रांति के पश्चात फ्रांस में किस नेता ने यह कहा कि मैंने फ्रांस के राजमुकुट को जमीन पे गिरते हुए देखा और तलवार के नोक पे, कहीं कहीं होता है, तलवार के जरिए उठाकर धारण किया था? देखेंगे ये बहुत फेमस है, और फेमस देखेंगे कौन सम्राट है? नेपोलियन। फ्रांस के सम्राट के बारे में आपने सुना होगा, नेपोलियन का नाम तो सभी सुना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको लोगों को दिया जाता है, इतिहासकार ने एक एग्जाम्पल भी सेट किया है इसके लिए, जैसे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो वही क्या है, क्रांति के पश्चात फ्रांस में किस नेता ने कहा था? देखिए जब फ्रांस की क्रांति है उसके बाद कहा था कि मैंने देखा कि फ्रांस का जो राजमुकुट था, जो ताज था, वो ज़मीन पे गिरा हुआ था, और मैंने उसे अपनी तलवार के ज़रिए उठाया और अपने सिर पे धारण किया था। तो ये फेमस कोट है, बहुत बार पूछा जाता है, नेपोलियन ने ये कोट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट बायल किस क्षेत्र में उल्लेखनीय आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? ये आपका कुछ एक तरह से देखें तो जीके टाइप भी क्वेश्चन हो गया। तो ये जो है रसायन विज्ञान कह लें या फिर केमिस्ट्री कह लें, उसके विषय में इस उस क्षेत्र में जाने जाते हैं रॉबर्ट बायल। ये भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से एक तरह से देखें तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने कुल प्रभारी, जो दीवाने अलग अलग हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे विभाग थे, चाहे मुगल सल्तनत में, जैसे अभी देखेंगे अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विभाग बने होते हैं, वैसे ही देखेंगे दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुगल सल्तनत, अलग अलग जो है कि विभाग थे, और उनके पूछे जाते हैं कौन सा विभाग किस कार्य के लिए था। तो दीवाने कुल प्रभारी किसके लिए था? राजस्व के लिए, रेवेन्यू के लिए, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसकी जो है कि नियंत्रण करता था, देख रेख करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धार्मिक आंदोलन नहीं है, कौन सा रिलीजियस मूवमेंट नहीं है? ये क्वेश्चन अभी आपका यूजीसी नेट, यूजीसी जो अभी 2024 में हुआ है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था ये भी, कि कौन सा धार्मिक आंदोलन नहीं है। ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अलीगढ़ सुधार आंदोलन, तो ये कि एक सामाजिक धार्मिक सुधार जो है कि सामाजिक आंदोलन, ये भी एक धार्मिक आंदोलन था, जो भी मुस्लिम में जो कि
मुस्लिम के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर जो भी रूढ़िवादी चीज़ें हो गई थी उनको सुधारने के लिए अलीगढ़ सुधार आंदोलन लाया था। अकाली आंदोलन ये भी एक देखेंगे धार्मिक आंदोलन था और सिखों द्वारा लाया गया था। सिंह शिवा भी एक धार्मिक आंदोलन था, यानी कि जो भी इसमें व्याप्त आडंबर आ गए थे, धर्म में बहुत सारे अंधविश्वास आ गए थे, इन सबको दूर करने के लिए सिखों, मुस्लिमों द्वारा, हिंदुओं द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। लेकिन ये जो स्वाभिमान या फिर आत्मसम्मान आंदोलन है, ये आपका धार्मिक आंदोलन नहीं है। ये आपका साउथ में हुआ था, दक्षिण में हुआ था। ये जो है कि एक तरह से कहेंगे सामाजिक आंदोलन है, तो सामाजिक आंदोलन था, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपका 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था? देखेंगे जो मोहम्मद बिन तुगलक था, सॉरी मोहम्मद तुगलक का भाई था, चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, उसने तुगलक वंश का शासक था ये, और इसी ने देखेंगे अशोक का जो स्तंभ होता है, 2 स्तंभ को दिल्ली, टोपरा और मेरठ, ठीक है, दिल्ली टोपरा स्तंभ जिसे कहा जाता है, और दिल्ली मेरठ स्तंभ, इन 2 स्तंभों को टोपरा और मेरठ से जो है कि 2 स्तंभों को लेके आता है और इसे दिल्ली में स्थापित कराता है, वो था फिरोज जो तुगलक। और ये कहा जाता है कि जो स्तंभ थे उसको उठाने के लिए जिस यंत्र का यूज हुआ था वो कैप्स्टन, कैप्स्टन नामक इसका चित्र बकायदे आप देखेंगे किसी रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे, चाहे देखेंगे मध्यकालीन भारत में हरिश्चंद्र को पढ़ेंगे, तो ये जो कैप्स्टन है, जो यंत्र है, इसी यंत्र के द्वारा इस स्तंभ को उठाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है किस जो है कि यंत्र द्वारा इस तरह उठाया गया था, तो कैप्स्टन नामक यंत्र के द्वारा इस स्तंभों को उठाया गया था। और इसने इन्हों अशोक के स्तंभों को, जो प्राचीन काल का काफ़ी फेमस एक सम्राट है, उसके जो है कि स्तंभों को दिल्ली लाके स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चारों वर्णों का जो वर्णा सिस्टम था वो उसका उल्लेख पहली बार हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो उल्लेख सिर्फ हम देखेंगे तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद में मिलता है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चे अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो सिर्फ उल्लेख अगर कहेगा तो जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसे पुरुष सूक्त भी कहते हैं, 10वां मंडल, यहाँ पे हमें देखेंगे चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर डिटेल में बात करें तो विस्तार से हमें जवालो उपनिषद में, विस्तार से अगर कहें चारों वर्णों के बारे में, चारों वर्णों के बारे में, तो जवालो उपनिषद में हमें इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। इसका 10वां मंडल है, इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अकबर के दरबार में आया था? यानी कि अकबर के दरबार में आने वाला कौन सा, ये देखिए यूरोपीय यात्री थे, तो कौन अकबर के दरबार में आया था? तो राल्फ फिच, राल्फ फिच ने अकबर के दरबार में आए थे। और इनका एक फेमस कोट्स है कि कहते हैं कि आगरा और सिकरी, फतेहपुर सिकरी, ठीक है, आगरा और सिकरी, ये जो दोनों शहर है, ये दोनों लंदन से बड़े हैं, दोनों लंदन जो कि देश है वो दोनों लंदन से बड़े हैं। ये फेमस कोट है, पूछा जाता है बार बार कि किसने ये कोट कहा है, तो ये राल्फ फिच ने कहा था। और विलियम फिंच की एक बार बता दें कि जो आप अनारकली का सुनते हैं कि जहांगीर की प्रेमिका थी अनारकली, और जो मुगले आजम बना हुआ है अनारकली जहांगीर अकबर को लेके, तो ये जो अनारकली की दंत कथा कहेंगे एक तरह से, तो इसका जो वर्णन है ये विलियम फिंच फिंच ने किया था। ये जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे, और अनारकली की दंत कथा इन्हीं ने लिखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार इसको जो है कि एक काल्पनिक घटना मानते हैं, काल्पनिक पात्र मानते हैं। लेकिन पहली बार अगर उल्लेख कहा जाए तो ये विलियम फिंच ने ही किया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वेदांग नहीं कहा जा सकता है? वेदांग के कौन से पार्ट नहीं थे? तो वेदांग कौन से थे आपके? 6 वेदांग थे। वेदांगों की संख्या कौन सी कितनी थी? 6, ठीक, जिसमें कल्प है, छंद है, व्याकरण है, लेकिन लिपि, लिपि इसमें ऑप्शन है एक और, लिपि, चौथा ऑप्शन लिपि है, जो कि बिल्कुल गलत है। लिपि नहीं है, कल्प है, छंद है, व्याकरण है, निरुक्त है, ठीक है। और आपका कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, और 2 अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो इसमें आपका लिपि नहीं होगा, लिपि इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपका, बंगाल गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग कौन लाया था? जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था वॉरेन हेस्टिंग, जिसे बंगाल का गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, जो पहला गवर्नर जनरल का पद था बंगाल का पहला गवर्नर
जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स, यहाँ पे वॉरेन लिख दे रहे हैं सिर्फ हम। वॉरेन हेस्टिंग। और कब बना था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इससे पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, यानी बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक, इसके टाइम पीरियड में। तो इसके खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था ब्रिटिश संसद में, वो कौन लाया था? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो वो आपका गिलबर्ट एलियट और एडमंड बर्क, ठीक है, इन्होंने ही इसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाए थे। नेक्स्ट है खगोलीय क्षेत्र के ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर के लेखक कौन है? ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर के लेखक कौन है खगोलीय क्षेत्र में? तो कॉपरनिकस जो कि सूर्य सिद्धांत है उसको उन्होंने जो है कि इन्होंने बताया है। तो इसके लेखक कॉपरनिकस है। ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट में भी, आप इसे ध्यान रखिएगा और इनकी पुस्तक कोई पूछता है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? जो पहले तीर्थंकर थे कौन थे? तो आपको पता ही है कौन थे आपके? ऋषभनाथ। ऋषभनाथ आपके ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। और काफ़ी सारी आप देखेंगे इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं महावीर स्वामी से। दूसरा देखेंगे कि इनसे पूछता है कि इनका जन्म कहाँ होता है, माता पिता का नाम, ये सब चीज़ें बहुत पूछता है। और पार्श्वनाथ से पूछा था कौन से तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर थे ये, 23वें तीर्थंकर। और इनका संबंध आपका काशी से, वाराणसी से है। और इनका जन्म काशी में हुआ था और ये काशी नरेश के पुत्र थे। काशी नरेश अश्वसेन, अश्वसेन, काशी नरेश अश्वसेन के ये पार्श्वनाथ पुत्र होते हैं। और इनका देखेंगे अभी यहाँ पे मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर आपको भेलूपुर वाराणसी में देखने को मिलेगा। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टंका बराबर था। पहली तो बात, चांदी का टंका दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसने लाया था? ठीक है, चांदी का टंका कौन लाया था? तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में देखेंगे जो तीसरा शासक है गुलाम वंश का, तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, चांदी का टंका लाया था। और ये चांदी का टंका आपका 48 जीतल के बराबर हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण क्यों किया? जापान ने पर्ल हार्बर पर क्यों आक्रमण किया? ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है और ये आपका वर्ल्ड वार हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप के बिना साम्राज्यवादी गतिविधियां, तो ये जो आक्रमण का रीजन है वो है कि प्रशांत क्षेत्र में जो अमेरिकी हस्तक्षेप थे, अमेरिकी हस्तक्षेप के बिना जो भी साम्राज्यवादी कह ले वो गतिविधियां होती, उसकी वजह से इन्होंने जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है आपका जियोनिज्म क्या है? जियोनिज्म क्या है? तो आक्रामक विदेशी नीति को क्या कहते हैं? जियोनिज्म कहते हैं। ये आपका टर्म है, पूछा, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है। तो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को जियोनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आपका चीन के गृह युद्ध, ये आपका चीन से अब ये सिलेबस से आपके हटा दिया गया, फिर भी देख लीजिए। चीन के गृह युद्ध के समय चीनी साम्यवादी दल का अध्यक्ष कौन था? तो माओ त्से तुंग, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका। सातवाहन वंश का संस्थापक, ये अभी आपने पिछली बार भी हमने आपको जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी देखा था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। तो उस वंश और संस्थापकों को बिल्कुल याद कर लीजिए। तो कौन संस्थापक था? सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक आपके कौन थे? शिमुक थे। टर्की के गणतंत्र की विधिवत स्थापना कब हुई थी? 1921 में, ठीक है। टर्की में गणतंत्र की विधिवत स्थापना कब हुई थी? 1921 में। और इस समय हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था भारत में, तो 1921 में टर्की के गणतंत्र की स्थापना हुई थी विधिवत। हुमायूं नामा, जो कि मुगल काल से मिडवल हिस्ट्री क्वेश्चन है, इसके लेखक कौन है? किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन थी। हुमायूं नामा लिखी है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। इससे हमें हुमायूं के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, तो याद रखिएगा ये लिखा है। दूसरा अकबर के टाइम में ही लिखा गया था, गुलबदन बेगम ने ये लिखा था अकबर के टाइम पीरियड में। याद रखिएगा, पूछता है किसके टाइम पीरियड में लिखा है? अकबर के टाइम पीरियड में लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन हिंदू एसोसिएशन नामक सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ था? तो एनी बेसेंट जो है कि हिंदू एसोसिएशन नामक सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई थी। एनी बेसेंट जो कि एक आयरिश महिला थी, आयरिश, ये यानी कि आयरलैंड से रहने वाली थी। इन्होंने भारत में 1893 में ये भारत आई थी। 1893 को अगर देखेंगे तो इसे भारत का टर्निंग पॉइंट,
टर्निंग पॉइंट कहेंगे मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे देखें इस टाइम पीरियड में भारत में बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही थी। तो अगर देखें तो पहला अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसी टाइम पीरियड शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। शिकागो धर्म सम्मेलन में जिसमें कौन पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें हमारे स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, विवेकानंद। ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे 1893 में ही गणेश उत्सव। ठीक है, गणेश उत्सव का जब प्रारंभ हुआ था, जिसे किसने किया था, बीजी तिलक, तिलक ने जो गणेश उत्सव आरंभ किया था ये 1893 में ही किया गया था। 1893 में ही देखेंगे गांधी जी अफ्रीका गए थे, और 1893 में ही देखेंगे एनी बेसेंट भारत आई थी। जो एनी बेसेंट थी वो 1893 में ही भारत आई थी। तो बहुत सारी घटनाएं इस टाइम में हमें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए इसको टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चांदी का सिक्का, जो कि रुपया कहा जाता था, उसे सबसे पहले जारी कौन किया था। और देखिए कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया के टाइम तक 1835 तक ये चला था, अकबर द्वितीय के टाइम तक 1835। इस टाइम शासक जो मुगल शासक था, परिवर्ती मुगल शासक था अकबर द्वितीय, इसके टाइम तक ये सिक्का चला था, चांदी का सिक्का रुपया जिसे कह ले। तो ये है शेरशाह। कहा जाता है कि आज के रुपये का ये आधार बना, आज आज को जो हम लोग यूज करते हैं उसका ये आधार बना था शेरशाह का, सूर्यवंश का शासक था ये। तो सबसे पहले रुपया नामक सिक्का इसी ने जारी किया था, याद रखिएगा। कहा जाता है कि अकबर का पूर्वगामी, अकबर की जो नीति थी, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का पूर्वगामी से कहा जाता है शेरशाह सूरी को। ठीक है। पूर्व वैदिक युगीन जीवन का आधार क्या था, यानी कि पूर्व वैदिक कह ले या फिर ऋग वैदिक कह ले। ऋग वैदिक को दो नामों से जाना जाता है, पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, आपको पता है, वैदिक जिसे ऋग्वैदिक भी बोलते हैं, पूर्व वैदिक भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्व वैदिक भी बोलते हैं, यहाँ पे उत्तर वैदिक, दो भागों में बांटा गया इसको। ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड आपका 1500 से 1000 BC, और वही उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC। ठीक है। तो इसमें था कि पूर्व वैदिक यानी कि ऋग वैदिक का जो जीवन का आधार था वो क्या था, तो ग्रामीण सभ्यता थी। जो वहाँ का कल्चर था क्या था, ग्रामीण सभ्यता थी। वही अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे देखेंगे ज़्यादातर लोगों का जो एक व्यापार कह ले या फिर जीवन के लिए आजीविका का साधन क्या था, तो कृषि था। ठीक है, ऋग वैदिक काल में। 1925 में स्थापित नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे, तो भगत सिंह। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। 1928 है यहाँ पे, 1928 में जो सभा की स्थापना हुई थी, नौजवान सभा, तो वो भगत सिंह ने किया था। इनकी एक फेमस बुक है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्यों हूँ। कहा जाता है कि जब इन्हें फांसी दी जा रही थी तो उस समय वो लेनिन की बुक पढ़ रहे थे, लेनिन की बुक पढ़ रहे थे, और जब इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो कहा गया कि मुझे ये बुक पूरी कर लेनी थी, यानी कि जो लेनिन की बुक पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट करने का उन्होंने समय मांगा और उसको पढ़ लिया, उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी, ऐसा इतिहासकारों ने उल्लेख किया है। अखंड हिंदुस्तान के नारे को किस संस्था ने प्रचारित किया था, यानी कि किस संस्था का ये नारा है, तो हिंदू महासभा का ये नारा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। आरएसएस जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी कहते हैं, इससे पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो केशव बलराम बलराम हेडवार। ठीक है, केशव बलराम हेडवार जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक थे, और काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया में किस वंश का शासन था, ये भी क्वेश्चन है। तो हेप्सबर्ग, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया में हेप्सबर्ग का शासन था। नेक्स्ट है, मानव समाज के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो नारायण गुरु ने सबसे पहले एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था। और वही कहा जाता है कि एक रामानंद थे जिनका संबंध इलाहाबाद और देखिए काशी जैसी दो पुण्य धरतियों से है इनका संबंध। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और ज़्यादातर समय देखेंगे काशी से बिताया है, और इन्हीं के देखेंगे संत हैं। और इन्हीं के शिष्यों में बात करें तो इनके शिष्य हैं सेना है, कबीर है, रैदास है, जो कि वाराणसी में रैदास रविदास का देखेंगे, तो इनके शिष्य। और इन्होंने कहा है कि कोई भी किसी का जाति ना पूछे, रामानंद ने कहा था कि कोई भी किसी का जाति नहीं पूछेगा। इनका भी एक ये कोट्स है और काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट,
सर रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में पहला अकाल युग कब स्थापित किया गया था? अकाल आयोगों की बात करें तो भारत में बहुत अकाल पड़े हैं और वो अकाल आयोगों की श्रृंखला, लंबी श्रृंखला हमें देखने को मिलती है औपनिवेशिक काल में, यानी कि ईस्ट इंडिया के शासन में हम लोग देखेंगे लंबी श्रृंखला एक अकालों की देखने को मिलती है, जिसमें बहुत ज़्यादा जन और धन दोनों की हानि होती है, खाद्यान्नों की कमी हो जाती है नकदी फसलों की वजह से, और बहुत सारे जो है कि अकाल पड़ने की वजह से हम लोग देखेंगे अकाल आयोगों की स्थापना होती है। तो स्ट्रेची आयोग की स्थापना 1878 में हुई थी। अकाल आयोग की बात करें तो इसमें देखेंगे कैंपवेल है, पहला जो अकाल आयोग कैंपवेल है, ठीक है। स्ट्रेची, कैंपवेल, स्ट्रेची, यहाँ पे पहले कैंपबेल है, वो आया था सिर्फ उड़ीसा के लिए, जो अकाल पड़ा था 1866 में, और ये 1878 में है। स्ट्रेची, कैंपबेल, स्ट्रेची, लायल, लॉयल करके है एक, और आपका एक मैकडोनल्ड, 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 ये आपके अकाल आयोग है जो कि अकालों को राहत देने के लिए बनाए गए थे, ठीक है। 1913 में लाला लाजपत राय द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किस शहर में हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका जापान के नवीन संविधान की घोषणा कब की गई? अब तो इस सिलेबस से हटा गया है, फिर भी जान लीजिए 1881 में जो जापान का नया संविधान बना था उसकी घोषणा 1881 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका 33 क्वेश्चन, सत्तारूढ़ होने के पश्चात मुत्सुहितो ने किस उपाधि को धारण किया था? तो वो है मेजी। ये आपका जापान से क्वेश्चन, ये भी आपके सिलेबस से हट गया है। फ्रांस की क्रांति के आतंक के शासनकाल में कौन व्यक्ति सर्वोपरि रूप से संबद्ध था? ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि फ्रांस की क्रांति के आतंक के शासनकाल में कौन व्यक्ति सर्वोपरि रूप से संबद्ध था? तो वो रॉबस्पियर है। रॉबस्पियर सबसे पहले इसमें इससे संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस संभावित कारण से हुआ है? ठीक है, कौन सा कारण जो है कि माना जाता है? तो वो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरणीय ह्रास के कारण माना जाता है कि हड़प्पा का जो है कि पतन हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो अलग अलग इतिहासकार हैं उनके द्वारा अलग अलग मत दिए गए, कोई आक्रमण मानता है, कोई भूकंप मानता है, कोई बाढ़ मानता है, लेकिन इसका जो संभावित कारण माना जाता है वो पर्यावरणीय ह्रास है। जिस इस्लामी कानून को अतातुर्कों ने रद्द कर दिया वो क्या कहलाता है? ठीक, तो वो क्या है? शरीयत। शरीयत, ये शरीयत को ही जो है कि इस्लामी कानून है जिसे देखेंगे कि रद्द कर दिया गया था, वो क्या है? शरीयत है। शरीयत जो मुस्लिम कानूनों का संग्रह है उसे शरीयत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में पंचाट या फिर इसे कम्युनल अवार्ड को भी कहा जाता है कि किसने पारित किया था? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने? तो रैमजे मैकडोनल्ड, रैमजे मैकडॉनल्ड ने ये पंचायत या थी 1932 में, इसको पारित किया था। और एक से देखेंगे इसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, सांप्रदायिकता को जन्म देने का भी कारण माना जाता है। और ये आपका दूसरे गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे भारत में, भारत के मतलब ब्रिटिशों के द्वारा वो लंदन में हुए थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने इसे पारित किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और कहा जाता है कि एक तरह से सांप्रदायिकता को जन्म दिया था भारत में, ठीक है। इनमें से किस युग में जंगली जानवरों एवं पौधों को पालतू बनाने का कार्य किया गया था? तो वो नवपाषाण काल, ये आपका एंशिएंट एज में है, एंशिएंट से है, और ये स्टोन एज से आपका है। तो किस किस फेज में देखेंगे जो स्टोन एज को पढ़ते हैं, किस फेज में हम देखेंगे जंगली जानवरों को, पौधों को डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था? यानी कि पहले क्या करते थे? एनिमल कीपिंग करते थे, एनिमल कीपिंग, एनिमल कीपिंग यानी कि सिर्फ रखना, और बाद में देखेंगे एनिमल डोमेस्टिकेशन करने लगे, डोमेस्टिकेशन यानी कि पालतू बनाने लगे। अब दोनों का मतलब क्या होता है? एनिमल कीपिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी जानवर को लाएं और उसको रखें, और जब तक, यानी कि मान लीजिए हम लोग गाय लाए, जब तक उसका यूज किए, जब तक वो दूध दे रही है तब तक अपने पास रखें, जब उसका जो है कि वो हमें जो है कि लाभ नहीं पहुंचा रही है फिर उसे हम ले जाके कहीं छोड़ दिए, तो इसे कहते हैं एनिमल कीपिंग। एनिमल डोमेस्टिकेशन क्या होता है कि जब हम किसी जानवर को लाएं, उसके खाने का भी ध्यान रखें, उसका जो है कि ब्रीडिंग भी कराएं, उसके जो है कि जो है कि उसके उसके साथ और भी जो है कि उसकी संख्या को बढ़ाएं और उसका यूज़ भी करें, उसका ख्याल भी रखें, तो इसे कहते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन ठीक इसी तरह से हम लोग बात करें तो प्लांट का, तो प्लांट डोमेस्टिकेशन जब जानवर जब जो है कि मानो अपने खाने के
अलावा स्टोर भी करने लगा था, तो उसे कहते हैं प्लांट डोमेस्टिकेशन। ठीक है, यानी कि जब सिर्फ अपने खाने भर के जब उपजाता था तो उसे बस नॉर्मल था, लेकिन जब वो स्टोर भी करने लगा तो उसे प्लांट डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल यानी कि नवीन न्योलिथिक फेज में हमें देखने को मिलती है। किस बौद्ध स्रोत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, 16 महाजनपद देखेंगे वैदिक फेज के बाद हम लोग देखेंगे 16, धीरे धीरे आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक में जन था, जन के बाद हम जनपद देखेंगे, ऋग्वैदिक जन, जनपद, और फिर हम लोग देखेंगे महाजनपद, महाजनपद। जब बहुत सारे जनों को मिला दिया गया तो जनपद मिला, और बहुत सारे जनपदों को मिला गया तो महाजनपद बना। तो ये जो जन की अवधारणा है वो हम ऋग्वैदिक में देखेंगे, जनपद की अवधारणा उत्तर वैदिक में देखेंगे, और महाजनपद हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। ये जो ऋग्वैदिक देने के बाद महाजनपद हमें देखना पड़ेगा, और मगध साम्राज्य जैसे इसी महाजनपद की वजह से महाजनपद जैसे एक साम्राज्य की मगध जैसे एक साम्राज्य का उदय होता है। तो ये जो 16 महाजनपद हमें जैसे काशी, कौशलंग, मगध, इनका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध सूत्र, ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन है भगवती सूत्र। जैन में बात करें तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, इस भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है? ठीक, तो वो है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में जो सुदर्शन झील है उसके जीर्णोद्धार यानी कि उसका जो रिपेयरिंग किया गया था उसका उल्लेख हमें मिलता है। चंड प्रदोत, आप फिर ये महाजनपद से क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है कि किस महाजनपद के कौन राजा थे, तो चंड प्रदोत किस महाजनपद का शासक था? तो अवंती, अवंती आपका, अवंती के शासक थे चंड प्रदोत। कहा जाता है कि एकमात्र जो कि दक्षिण में था, एकमात्र महाजनपद जो कहाँ था? साउथ में था, दक्षिण में। ठीक है, अवंती। रूसी क्रांति के दौरान रूस में बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन है, तो कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किया था। दास कैपिटल इन्होंने लिखा है। इंडियन लिबरल फाउंडेशन, इंडियन लिबरल फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना 1918 में किसके द्वारा की गई थी? तो आपके एस एन बनर्जी, एस एन बनर्जी जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी कहेंगे, इन्होंने इंडियन लिबरल फाउंडेशन की स्थापना 1918 में की थी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन से व्यापार के संबंध में उन्मुक्त द्वार नीति यानी ऊपर ओपन डोर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो अमेरिका, किस देश के द्वारा अपनाई गई थी? तो अमेरिका के द्वारा चीन के व्यापार के संबंध में उन्मुक्त द्वार नीति की जो पॉलिसी है वो अमेरिका से इन्होंने अपनाया था। 45 क्वेश्चन, वैज्ञानिक क्रांति के पश्चात किस दार्शनिक ने यह बताया कि नया ज्ञान अनुभूति मूलक प्रविधि से प्राप्त होता है? किस वैज्ञानिक क्रांति के पश्चात बताया गया? तो ये है F.A. बेकन, एफ बेकन ने जो है कि इसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फायान के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रय विक्रय का सामान्य माध्यम था? फायान जब भारत आता है तो वो बताता है कि लोग जो है कि सामान को खरीदने के लिए, बेचने के लिए सिक्कों का यूज नहीं करते थे, किसी मुद्रा का यूज नहीं करते थे, बल्कि किसका यूज करते थे? कौड़ी का। देखेंगे व्हाइट सेल जैसा रहता होगा, कुछ ऐसे इसकी बनी रहती है, बीच में थोड़ा सा होल रहता है। तो इसका जो व्हाइट कहीं कहीं आप अपने घर में भी देखेंगे, देखने को मिलेगा। इसका यूज लोग जो है कि सामान को खरीदने और बेचने के लिए करते थे। निम्नलिखित में से किस युग में धातुओं का प्रयोग सर्वप्रथम पाया जाता है? यानी कि हम लोग देखें किस युग में हमें सबसे पहले जो है कि मेटल्स के यूज देखने को मिलते हैं, तो वो है आद्य इतिहास, जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमें मेटल्स का यूज देखने को मिलता है। इसमें हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता। आपको हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में बताया था, तो इसी प्रोटो हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है मेटल्स के यूज का। प्री हिस्ट्री में आपका स्टोरेज आता है, हु वाज कंसिडर्ड टू बी द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस इन कॉलोनियल टाइम, किसी भारत में प्रेस मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, और ये कौन है? चार्ल्स मेटकाफ, जो कि गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं, और इन्हें प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि जो प्रेस पे प्रतिबंध लगे थे, भारतीय प्रेस पे प्रतिबंध लगाए गए थे, उसको उन्होंने हटाया था, इसीलिए इन्हें प्रेस मुक्तिदाता कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कनिंगम महोदय जो है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले सर्वेक्षण मतलब जनरल डायरेक्टर जनरल थे। एंशिएंट से क्वेश्चन है आपका,
जापान का प्रथम शोगुन, जो कि अभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इससे आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थल शास्त्रीय चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, रायसेन जिले, मध्य प्रदेश के रायसेन में है। और यहाँ से शैलाश्रय यानी कि पत्थरों पे जो दीवारें हैं पत्थरों की, उस पे हमें चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे हमें पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, पाषाण काल की, तो वो भीमबेटका है, इसे कहेंगे। भीमबेटका में बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है कि जंगल थे, तो वहाँ पे मनुष्य को रहने के लिए जंगल, गुफा और जंगलों से उन्हें लकड़ियाँ, और एक तरह से कहें तो पशु पशु का शिकार, ये भी चीज़ें, और पीने के लिए पानी, नदियों के किनारे नदी भी होते थे, नदियों की उपलब्धता, तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती थी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे मानव के साक्ष्य बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ से बहुत सारे जो है कि चित्रकला के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लगभग हम देखेंगे पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक के साक्ष्य हमें इसके यहाँ पे भीमबेटका से देखने को मिलते हैं। स्पेन के किस सम्राट को यूरोप में रोमन कैथोलिक धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है? तो वो है फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय को कैथोलिक धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जिसने नहरों से जल आपूर्ति पे ध्यान दिया था। ये क्वेश्चन अभी पिछले बार हमने डिस्कस किया था, तो वो था शाहजहां। और अगर उधर बात करें हम लोग, तो पहली बार गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली सल्तनत में बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया था। और गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो 1700 नहरों का निर्माण अगर हम लोग देखें तो FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने कराया है। इसने बहुत सारे बाग बगीचे का भी निर्माण कराया था। इनमें से कौन प्रिंटेड टाइप अच्छे से संबंध था? तो वो है गुटनबर्ग। गुटनबर्ग ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का हम लोग देखेंगे आविष्कार किया था, प्रिंटिंग प्रेस को लाया था, जिससे हम लोग देखेंगे बुक कापी या प्रिंट की जाती थी। प्रथम विश्व युद्ध में ज्यादा अवधि में कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? ये क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है। तो डी लॉयड जॉर्ज, जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था उसमें सबसे लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री था, तो लॉयड जॉर्ज जो है सबसे लंबे समय तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। निम्न में से किसने अमृतसर की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु रामदास। ये गुरु रामदास सिखों के गुरु थे, और इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी, और इसके लिए जमीन इन्हें अकबर ने दी थी। अकबर, मुगल शासक अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी, और यही 500 बीघा जो जमीन है इसी पे इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गुरु रामदास को उनकी बीबी भानी, गुरु रामदास और बीबी भानी, ठीक है। प्रथम तुर्की विजेता जिसने विंध्याचल पहाड़ियों को पार किया, आपका मिडवल हिस्ट्री से खिलजी वंश से क्वेश्चन है, ये अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी जब ये विंध्याचल पहाड़ियों को पार करता है, कहा जाता है कि पहली बार साउथ में यानी कि दक्षिण अभियान करने वाला कौन शासक था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। उस समय शासक नहीं था, इसने सेनापति की हैसियत से दक्षिण का अभियान किया था, ठीक है, दक्षिण अभियान। और विंध्याचल पहाड़ियों को पार करने वाले भी यानी कि साउथ में जाने वाले पहला तुर्की विजेता किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। शिमोनोस्की की संधि किन दो देशों के मध्य संपन्न हुई थी? तो आपका चीन और जापान के मध्य ये संधि हुई थी। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का राजा कौन था, यानी कि ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज फर्स्ट, यानी कि जॉर्ज फर्स्ट यानी कि जॉर्ज जॉर्ज सिक्स्थ जो है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन पूछता है, कहीं पूछता है कि 1857 के समय कौन था, तो कौन था? पाम्पस्टन थे। कहीं पूछेगा कि आपका आज़ादी के समय कौन था, तो ऐसे पूछता है, तो आप याद रखिएगा। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में, किसके बीच? बाबर और राणा सांगा, ठीक है, इनके बीच में हम लोग देखें खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किस राज्य ने जर्मनी के एकीकरण को नेतृत्व प्रदान किया? तो ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के एकीकरण को नेतृत्व प्रदान किया। जो अमीर खुसरो की रचना है न्यू शेक्सपियर, किसकी प्रशंसा में लिखी गई है? तो भारत की प्रशंसा में इन्होंने लिखी है, और इसी में प्रशंसा को इन्होंने अपने आप को भारत का तोता कहा है। भारत का तोता इसी में अपने आप को कहा है, जिसे तूतीय हिंद भी कहा जाता है। यानी कि तोता को मतलब भारत की प्रशंसा की है इन्होंने बहुत सारी, कि भारत में ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। जौनपुर के अटाला मस्जिद को किसने निर्मित कराया? तो इब्राहिम शाह सरकी। सरकी राजवंश के शासक इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया है। और सरकी राजवंश की स्थापना की बात करें, सरकी वंश की स्थापना की बात करें तो कौन किया है? तो मलिक सरवर, मलिक सरवर, मलिक सरवर ने जौनपुर राज्य की स्थापना की है, सिकंदर लोदी यानी कि लोदी काल में की थी। और जौनपुर को बसाया किसने था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में यानी कि याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था।
बसाया। वहाँ पे सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। और जौनपुर में एक पुल का निर्माण तो अकबर ने कराया था, सबसे बड़ा पुल था उस समय का, तो वो अकबर ने कराया था, मुगल शासक अकबर ने। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सप्तम उपदेश किस स्थान पर दिया था, तो वो है सारनाथ, वाराणसी। वाराणसी जिसे ऋषभ पत्तनम भी कहते हैं, ऋषि पत्तनम भी कहते हैं, ऋषि पत्तनम, सारंगदेव, बहुत सारे नाम है आपके। ऋषि पत्तनम, सारंगनाथ। पहला एशियाई देश जिसका औद्योगिकरण हुआ था वो कौन था, नेपाल। नेपाल ही ऐसा पहला एशिया का देश है जिसका औद्योगिकरण हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, वो है नेपाल, पड़ोसी देश। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सन 1893 में जो रेखा खींची गई थी उसका क्या नाम है, या फिर किसने खींचा था, तो वो कौन है, मॉर्टिमम डुरंड। डुरंड ने इसको लिखा, रेखा खींची थी, और इन्हीं के नाम पे इसके बीच जो रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, उसे डुरंड रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन किसके बीच में है, चीन और भारत, चीन और भारत के बीच में है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान, तो कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ लाइन हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसी इसी अधिकारी ने इसका बंटवारा किया था, मात्र 3 हफ्तों में जो है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, और इन्होंने किया था बिना भारत का दौरा किए। फ्रांस की क्रांति के समय तृतीय स्टेट ने स्वयं को क्या कहा था, तो उसने कॉन्सुलेंट अपने आप को कहा था, तृतीय स्टेट ने। यहाँ का जो आंसर है, सॉरी, इसका जो आंसर है नेशनल असेंबली होगा, कॉन्सुलेंट नहीं होगा, नेशनल असेंबली सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे। ये क्वेश्चन काफी बार, सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसके जो है पीटी राणादेव जो है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे। रज़मनामा फारसी अनुवाद है किसका, महाभारत का, और ये अकबर के समय कराया गया था, अकबर के समय कई लोगों ने मिलकर इसका अनुवाद किया था। तो पूछता है किसके टाइम में किया गया था, अभी महाभारत का अनुवाद किस नाम से फारसी में किया गया, तो रज़मनामा से किया गया, अकबर के टाइम पीरियड में। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन बहमद शाह ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी 1347 में, किसके टाइम पीरियड में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश के टाइम पीरियड में देखेंगे दो राज्य स्वतंत्र होते हैं, एक है बहमनी सल्तनत, दूसरा है विजयनगर। सबसे पहले विजयनगर स्वतंत्र होता है, इसकी स्थापना 1336 में होती है। कौन किया था, हरियर और बुक्का, हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू राज्य था, वही देखेंगे बहमनी सल्तनत एक मुस्लिम राज्य था, दोनों में हमें काफी संघर्ष भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस राजा की प्रशस्ति इलाहाबाद अवस्थित अशोक के स्तंभ अभिलेख पे उत्कीर्ण है, तो वो कौन था, तो वो आपका यहाँ पे समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त का हम लोग देखेंगे, और इसकी रचना हरिशेर ने की है, हरिशेर ने। प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं इसको, प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट है आपका, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी, और 1506 में इसे राजधानी बनाई थी दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से उत्तरी पूर्व भारत का कौन सा शाही वंश सबसे प्रसिद्ध है, तो वो है अहोम। अहोम राज्य काफी फेमस है उत्तरी पूर्व भारत का। किस यूरोपीय राजा को द नेविगेटर, एक राजकुमार भी है, तो प्रिंस हेनरी को फ्रांस के थे, इन्हें द नेविगेटर भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे जगहों की खोज भी की है, बार्थोलोमा द्वीप की खोज की थी इन्होंने। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो गांधी जी कहाँ पे थे, तो वो कहाँ थे, कलकत्ता में जो दंगा चल रहा था उसको शांत कराने में लगे हुए थे, और कल बारदौली में थे, सॉरी बारदौली में नहीं थे, नोआखली में थे। नेक्स्ट, रूस के इतिहास में किस जार को मुक्तिदाता जार कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर द्वितीय को मुक्तिदाता जार कहा जाता है, रूस से रिलेटेड है। अखिल भारतीय किसान सभा सबसे पहले किस स्थान पे स्थापित हुई थी, तो लखनऊ में हुई थी, स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है आपका, शेषासुरी का मूल नाम क्या था, तो क्या था, फरीद, फरीद नाम से जाना जाता था, बाद में इसे शेरखा की उपाधि भी दी गई थी।
नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने अपने लेख में हिंदुज्म या फिर हिंदू को अपने लेख में धार्मिक रूप से शामिल किया था? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले शामिल किया और इन्हें आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं, पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं, राजा राम मोहन राय को कहते हैं। सती प्रथा को इन्होंने बंद किया था कब? 1829 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बीबीयू, ठीक है, आप लोग जान जाइएगा। 1830 में बम्बई में, बम्बई और मद्रास में, ठीक है। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में किसानों ने बारदौली सत्याग्रह चलाया था? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के नाम पे यहाँ पे सरदार की उपाधि यहीं पे मिली थी इन्हें, तो इन्हीं के नेतृत्व में ये चला था। नेक्स्ट है, प्रथम बालकन युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो 1912 में प्रथम बालकन युद्ध स्टार्ट हुआ था। निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि स्टार्ट की थी, जो सिखों की लिपि है जिसमें वो लोग लिखते हैं? तो गुरु अंगद, तीसरे गुरु थे ये, तीसरे गुरु, इन्होंने गुरुमुखी लिपि को स्टार्ट किया था। गुरु नानक देव जो कि संस्थापक है सिख धर्म के। औरंगजेब के निम्न बेटों में से किसने अपने पिता के खिलाफ मराठों से सहायता मांगी थी? तो अकबर देती है, जिसकी बाद में हम लोग देखेंगे डेथ हो जाती है, फारस भाग जाता है, वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है, फारस भाग जाता है ये अकबर दीती शासक नहीं, ये अकबर दीती जो 1835 तक शासक रहता है वो शासक है, ये राजकुमार था, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इसका पुत्र था। उसके बाद में इसी का पीछा करते हुए दक्षिण में जाता है और वहीं पे दक्षिण में ही रह जाता है औरंगजेब, और इसकी फारस में डेथ हो जाती है। प्रबोधन काल में किस प्रख्यात लेखक ने इस कृति मानव समझ पर लेख कंजर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की रचना की थी? तो वो कौन है? जॉन लॉक। जॉन लॉक ने रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिलक ने गणपति उत्सव की आरंभ कब किया था? आपको इसके बारे में हमने बताया 1893 में तिलक ने गणपति उत्सव, और 1895 में शिवाजी शिवाजी उत्सव। नेक्स्ट आपका 86 क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 1839 को मुस्लिम लीग ने धन्यवाद ज्ञापन दिवस और मुक्ति दिवस के रूप में क्यों मनाया? ठीक, इसे कहते हैं डिलीवरेंस डे भी कहते हैं, थैंक गिविंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने एक यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे ये है, तीसरा है, ठीक है, यहाँ पे ये है, कई सूबों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने युद्ध को लेकर इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पे ये है कि कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री देखेंगे जो है कि मंत्रिमंडल से जो है कि इस्तीफा दे देते हैं, इसी की खुशी मनाने के लिए 1 अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे या फिर धन्यवाद ज्ञापन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। संगम साहित्य का व्याकरण ग्रंथ कौन सा था? तो तोलकपियम। तोलकपियम को संगम साहित्य का व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, तोलकपियम इसके रचनाकार हैं। मंगोल आक्रमणकारी कुतलुक ख्वाजा किसके शासनकाल में भारत आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा हमें जो है कि मंगोल आक्रमण देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण देखने को हमें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मिलता है। इसके टाइम में कुल 6 या फिर 7 मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी गिरफ्तारी हो जाने से यह कहा जाता है कि 1857 का विप्लव का अंत हो गया था? तो यहाँ पे इसका है तात्या टोपे, ये बिल्कुल गलत है, बेगम हजरत महल नहीं है। तात्या टोपे की गिरफ्तारी से कहा जाता है कि जो 1857 का विद्रोह था उसका अंत हो गया था। नेक्स्ट है, मार्च 1912 में किसके समर्थन में संज्ञान तेनसेन ने अध्यक्ष पद त्याग दिया था? तो गु वाइजुन, सॉरी ये आपका चीन से है, इसका आंसर 2 होगा, यून सिकाई, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में से पूछा नहीं जाएगा, चीन को हटा दिया गया सिलेबस से आपके। उस विदेशी यात्री का नाम क्या था जिसने वाराणसी काशी को शिक्षा के क्षेत्र में भारत का एथेंस कहा था? तो बर्नियर देखिए जो मुगल काल में भारत आए थे, बर्नियर ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत का एथेंस कहा है, वाराणसी को, याद रखिएगा। मौर्यकालीन इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो क्या है? अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य ने की है, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है, जो मौर्य इतिहास के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? तो सबसे पहले पढ़ने वाले कौन थे अशोक के अभिलेखों को? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले पढ़ा था, और खोजा किसने था? तो टिफेन थेलर टिफेंथलर ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा था। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। प्रथम मुगल शासक जिसने बंगाल का सैनिक अभियान किया था तो वो कौन था? हुमायूं। हुमायूं ही जो पहला मुगल शासक था जिसने बंगाल का सैनिक अभियान किया था।
भारतवर्ष के सर्वप्रथम राजकीय अभिलेख किनके थे? तो किसके थे? अशोक के। अशोक के ही अभिलेख सबसे पहले राजकीय अभिलेख थे भारतवर्ष में। अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सादत खां बुरहान उल मुल्क जो है कि अवध राज्य के संस्थापक है। और अंतिम शासक की बात करें तो वो कौन थे? वाजिद अली शाह, जिन पर देखेंगे 1836 में वाजिद अली शाह। इन पे हम देखेंगे कि कुशासन का आरोप लगा के इन पे अवध का विलय 1856 में कर लिया जाता है। और सादत खां बुरहान उल मुल्क ने मुगलों के टाइम में, उत्तरवर्ती मुगलों के टाइम में इसकी अवध राज्य की स्थापना की थी 1722 में या फिर 24 में। ठीक है, एक बार देख लीजिए 1722 है शायद। नेक्स्ट है आपका 6 दिवसीय 1967 के युद्ध के पश्चात इजराइल ने कौन सी भूमि अधिग्रहित की थी? तो वो कौन सी भूमि अधिग्रहित की थी? या तीसरा है गज्जा पट्टी, वेस्ट बैंक, सिनाई प्रायद्वीप और गोलन पर्वत। नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कहाँ पर स्थापित किया गया था? AIWC, तो पुणे में इसकी स्थापना हुई थी, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की। फ्लोरेंस नगर में मेडिची परिवार क्यों प्रसिद्ध था? तो मेडिची परिवार क्यों प्रसिद्ध था? आपका बैंकिंग के लिए। इंग्लैंड में प्रथम सुधारवादी चर्च किस नाम से जाना जाता है? तो वो है एंग्लिकन। नेक्स्ट है 21 सितंबर 1949 को किस कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की थी? तो वो कौन है? आपके माओ जेदांग। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। भरतपुर के जाट राज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आपके चूड़ामन है। चूड़ामन भरतपुर जो है कि भरतपुर जाट राज के संस्थापक है। सूरजमल नहीं होगा। सूरजमल को जो है कि जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून कहते हैं। जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून कहते हैं सूरजमल को। नेक्स्ट है सातवाहन वंश के किस राजा का नाम गिरनार के अभिलेख में चर्चित है? तो वो गौतमीपुत्र है। जो गौतमीपुत्र सातकर्णीय गिरनार का जो अभिलेख है उसमें सातवाहन वंश के शासक का नाम वर्णित है। इसके संस्थापक सिमुक थे। 1902 में डांस सोसाइटी की स्थापना किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई थी? तो कौन सा है? वैज्ञानिक क्षेत्र को। ठीक है, भारतीयों के बीच वैज्ञानिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डांस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1932 में अखिल भारत हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे MK गांधी द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले ने इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज 1874 में की गई थी। 1873 में इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। गुलामगिरी पुस्तक। किस सम्राट के काल में फ्रेंच भाषा सभ्य समाज तक कूटनीतिक वार्तालाप की संवाहक बन गई? तो लुई 14वां के काल में। फ्रांस से रिलेटेड है। निम्न में से कौन 1933 के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो आपको बता दें नलिनी सेन गुप्ता, पहली यूरोपीय महिला जिन्होंने, यूरोपीय कह ले या फिर हाँ यूरोपीय, नलिनी सेन गुप्ता ही ने की थी 1933 में कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता। और पहली बार 1917 में की थी एनी बेसेंट, पहली यूरोपीय महिला थी 1917 में कलकत्ता में पहली महिला थी। सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन थी, पहली भारतीय महिला थी जो 1925 में की थी। 3 महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की है और इन्होंने कानपुर का अध्यक्षता की थी। ठीक, नेक्स्ट है शेख अहमद सरहिंदी को कौन कैद कराया था? तो आपका जहांगीर ने उन्हें कैद कराया था। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। मई 1967 में मिस्र के नासिर द्वारा क्या बंद किए जाने से इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया था? तो वो आपका है तिरान का जल डमरू मध्य। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले 1874 में। नेक्स्ट है किस वर्ष में हुई मिस्र क्रांति द्वारा राजतंत्र अपदस्थ हुआ था? तो वो है 1952। ठीक है, नेक्स्ट है किस समाज सुधार के विशेष संदर्भ में ईश्वरचंद्र विद्यासागर को जाना जाता है? तो विधवा पुनर्विवाह 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को जो है कि लागू कराया था, इसलिए इनको जाना जाता है, जो कि एक उल्लेखनीय कार्य औपनिवेशिक काल में। वर्ष 1890 में जर्मनी में कौन सिंहासन पर बैठा था? तो वो कौन है? कैसर विलियम द्वितीय। कैसर विलियम द्वितीय 1890 में जर्मनी का शासक बना था। 115 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1688 की गौरसुल क्रांति की महत्ता इस तथ्य से भी थी कि विलियम और मेरी ने राज सिंहासन किससे प्राप्त किया? किससे? संसद से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है आपका 116 नंबर क्वेश्चन,
1882-83 में लाया गया डब्ल्यू हंटर आयोग किससे जुड़ा हुआ है? तो शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था। हंटर आयोग दो है, ठीक है, एक आपका शिक्षा से और एक जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर में होता, पंजाब के अमृतसर में, और एक शिक्षा से संबंधित है, ठीक। एक आया था 1882 में, 83 में, और एक आया था 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए, 1919 में, ठीक है। नैनार किस संप्रदाय का प्रचार करते थे? शैव। न से नैनार याद कर सकते हैं, शैव से थे, और अलवार किससे थे? तो वैष्णव से थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन, किसने शर्तों में एक अलग मुस्लिम देश की मांग रखी और कौन सा आंदोलन था? तो वो है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन ही सबसे पहला आंदोलन था जिसने सबसे पहले मुस्लिम देश की मांग की थी, यानी कि जो आज पाकिस्तान और भारत है उस तरह के देश की मांग सबसे पहले वहाबी आंदोलन में बात की गई थी। इटली का कौन सा नगर पश्चिमी यूरोप में मसाला व्यापार का एक अधिकार रखता था? तो वो था वेनिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर, खिलजी वंश का शासक द्वितीय अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी यानी कि विश्व विजेता बनने की चाहत वो रखता था, और अपने एक मित्र अलाउल मुल्क, ठीक है, अलाउल मुल्क जो कि कोतवाल था, इसके कहने पे इसने ये जो एक योजना त्याग दी थी। एक धर्म भी चलाना चाहता था, उसे भी इसने त्याग दी थी। तो आज हमने 120 क्वेश्चंस को देखा, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही और भी जो है कि यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।